नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका स्वागत है सीधू ने सट में जी। और कल प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया। हमें तो अपेक्षा ये थी कि कोई बड़ी घोषणा होगी, देश के हित में होगा। पता नहीं इनको हाइड्रोजन बॉम्ब का फोबिया हो गया है या तो क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। वही घोषणाएं जो पुरानी थी। दूसरी बात, जिस प्रकार से जीएसटी उन्होंने ही लगाया था, उन्होंने ही स्लैब्स लगाए थे और वो जीएसटी के बारे में बता रहे हैं कि कितना लाभ पहुंचाए, अरबों खरबों रुपए ऐंठ के अब कहते हैं कि छोटे उद्योगों को, मीडियम उद्योगों को, आम गरीब लोगों को वो हम उनको अभी लाभ पहुंचा रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से ऊपर उठाया। ये नहीं बता रहे हैं कि 82 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन क्यों देना पड़ता है। ये कौन सा विकास है भाई? मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ा हूं और मुझे तो इसमें विकास दिखता नहीं है। ये तो बकवास है, कोरा बकवास है। तो आज हमारे दर्शकों को मोदी जी की विदेश नीति भी फ्लॉप है, देश में नीति भी फ्लॉप है और वो अपना डंका बजाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ज्यादा बच नहीं रहा है। अब तो वो राहुल गांधी के फोबिया से ग्रस्त हैं और अब तो अजय जी आपने देखा होगा उनके मिनिस्टरों को लगाया है कि उनके भाषण के कुछ टुकड़े वो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करें उनके वीडियो के साथ में। ये तो पहले कभी नहीं हुआ था, मगर पहले प्रवक्ता करते थे, अब मिनिस्टर प्रवक्ता हो गए हैं बेचारे। मुझे तो तरस आता है उन पर और मोदी जी पर, और देश की दुर्दशा कर रहे हैं। ऐसे समय में अजय जी, न डंका बाहर बज रहा है, न डंका इधर बज रहा है। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी का ये कौन सा खेल है? अजय जी। नमस्कार देसाई साहब और हमारे सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। और जो सच जानना चाहते हैं उनके लिए हम लोग बात करते हैं। हमें उनसे कोई कंसर्न नहीं है। जो झूठ में फंसे हैं, यदि वो फंसे रहना चाहते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इस जगह स्वामी विवेकानंद जी की एक बात हमें याद आती है। एक बार एक व्यक्ति पेड़ पकड़े था, कह मुझे जो मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने पेड़ को पकड़ा और कहा कि उसको कि मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ। अरे तो उनके जो कुछ और लोग थे भगदड़, वो देखने लगे। उन्होंने कहा स्वामी जी आप छोड़ दीजिए, छूट जाएगा। तो उन्होंने कहा यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि किसी गलत जगह चिपके रहने से अच्छा है छोड़ दीजिए। सही राह पकड़िए। पेड़ पकड़े रहने से पेड़ थोड़ी नहीं वो होगा। पेड़ को खाद दीजिए, पानी दीजिए और चीजें दीजिए, वो आगे बढ़े। आप दूसरे लोगों को पेड़ से चीजें मिले उसके लिए रास्ता दीजिए और आप बेहतर कीजिए। स्वाभाविक सी बात। तो यह होता है तरीका। बहरहाल मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। आज जो हालात हैं वो निश्चित रूप से देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पढ़ रहा था और कल मैंने 2-3 जगह जो अपने मित्रगण हैं अमेरिका में उनसे बात करी और निश्चित रूप से गुजरात के भी बहुत सारे लोग हैं, आपकी भी बात होती हो। तो जब बात हुई तो बता रहे थे जिस तरह से परेशान है। हालांकि उनमें से 2-3 लोग तो उनकी फैमिली के लोग जो है सिटीजन ही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई हुई। तो वो कहें कि देखिए अभी तो H1B वीजा का किया है, अभी चल रहा है ग्रीन कार्ड होल्डर्स का, चूंकि वो ग्रीन कार्ड होल्डर थे तो उनका चल रहा है। बड़ी चिंताजनक है कि जिस तरह से रोज बरोज हो रहा है, हमारे लिए तो कहीं कुछ रहा है और हमारी सरकार कुछ एड्रेस ही नहीं कर पा रही है। और फिर उन्होंने हमें बहुत सारी चीज बताई, सुन के बड़ी तकलीफ होती है।
कि आखिर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जो स्थितियां हैं, हमारे बच्चे वहां क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि यहाँ उनकी योग्यता के अनुसार अवसर नहीं मिल रहे थे, रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा यहाँ की बर्बाद कर दी है। अब जब गोबर दिमाग वाली शिक्षा होगी तो आदमी सोचेगा हम ऐसी जगह जाके लें जहां से वैश्विक शिक्षा हो, दुनिया में तमाम अच्छी जगह हम एकोमोडेट हो सके। एक समय में आईआईटी के निकले हुए बच्चे, आईआईएम के निकले हुए बच्चे, या और दूसरे जेएनयू के और दूसरे अच्छी जगह के निकले बच्चे, जैसे ही होता था तुरंत दुनिया की हर कंट्री उन्हें लेने को तैयार रहती थी। आज सोचिए, आज स्थिति ये है कि आईआईटी की कितनी परसेंट सीटें खाली रह जाती हैं, वह देख लीजिए। भारत में ही नहीं है, और बाहर की बात करेंगे तो बाहर भी आज अवसर नहीं है आपके लोगों को। तो नरेंद्र मोदी को 2017 में 5 जुलाई 2017 को राहुल गांधी ने चिताया था कि आप जा रहे हैं H1B वीजा पर, डिस्कस कीजिए। और जिस तरीके से, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, तब $1000 पड़ता था फीस, और उस $1000 में आप ये देखिए, उस समय डॉलर भी 55 रुपए के आसपास था। तो अब आप सोचिए, जो 55 रुपए में, यानी 55,000 रुपए में काम बन जाता था। अब क्या किया, नरेंद्र मोदी ही के शासनकाल में बढ़ते 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 इस जगह तक आ गया कि आज करीब 6-7 लाख रुपया के करीब तो वही फीस ही पड़ जाती है। उसके बाद में और अब आज से जब हम आप बात कर रहे हैं, तब से साहब अगले आदमी को 90 लाख रुपया पड़ेगा। 88 रुपया कुछ पैसे का डॉलर है, एक्सचेंज रेट का मिला के 90 लाख का पड़ेगा। अब आप सोचिए, 90 लाख। जो भारत से बच्चे जाते हैं वो इसलिए ज्यादा एकोमोडेट कर लिए जाते हैं क्योंकि वो कम में हायरिंग हो जाती है उनकी, नहीं तो वो अपने यहाँ के ही रखे। वो इसलिए रखते हैं कि यहां से सस्ते मिल जाते हैं और क्वालिटी भी मिल जाती है। अब क्या हुआ कि जो यहां से जाते थे उनको 80 लाख सालाना, 1 करोड़ सालाना, जो है 1.25 करोड़ सालाना, इतने के आसपास ही सैलरी मिल पाती है। तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता था। $1000 गया और हमें यदि 55,000 रुपए खर्च करके यदि इतना मिल जा रहा है तो बेहतर है। आज स्थिति आप देखिए, आज जब आप देखेंगे तो आज जब हमें $1 लाख देना पड़ेगा, साहब हम वहां नौकरी करने गए हैं कि हम सिर्फ वहां अपनी मेहनत भी दें, अपना पैसा भी दें, अपना समय भी दें, सब दें, और खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, करेंगे क्या, कुछ हमारे पास ही नहीं। इस स्थिति में लाख खड़ा कर दिया है। ट्रेनीज जो होते थे, टेक्निकल ट्रेनीज होते थे और इस तमाम स्पेसिफिक होते थे, वो भी एकोमोडेट हो जाते थे। कोई क्या कहते हैं, अब हो जाता था कि हाँ $50,000 में हो गया, कोई $60,000 में हो गया सालाना पे। यानी आप ये मान के चलिए कि वो किसी तरह से उसका काम चल जाता था कि हाँ चलिए 50 लाख सालाना भी मिल गया तो वो किसी तरह अपने आप को एकोमोडेट करता था, क्योंकि इंडिया में तो वो भी नहीं मिल रहा। अब आप सोचिए, अभी मैं आईआईटी के, चूंकि मेरे दोनों छोटे भाई आईआईटीएन हैं इसलिए अभी बात कर रहा था, तो वही वो अभी जो छोटा वाला भाई है वो फार्मा टेक्नोलॉजी का बड़ा साइंटिस्ट है, तो वही वो गया था लेक्चर देने आईआईटी कानपुर। तो वही वो बता रहा था कि भाई जी अब ये स्थिति है, बच्चों की जो हायरिंग हो रही है ऐसी हो रही है और ये हो रहा है, बड़े चीजें। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो वो किसी तरह अपना घर है, अपनी चीज है, वो किसी तरह एकोमोडेट कर लेता है। थोड़ा यहाँ खर्चा भी कम है, वहां तो बहुत महंगा है। एक ब्रेड ही कितनी महंगी पड़ती है, उसके लिए बर्दाश्त कर पाना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ तो आप घर में नौकर भी रख सकते हो, वहां तो वो भी नहीं स्थिति है आप। तो ये सब चीजें जब है तो निश्चित रूप से इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
क्यों? हम अच्छे जीवन के लिए वहां गए थे। आज नरेंद्र मोदी ने अपना जो डंका बजाने का काम किया, वो ऐसा डंका बजाया कि माय डियर फ्रेंड ट्रंप तो होता रहा, लेकिन वही ट्रंप भारत के डंडा डाल दिया। हालत यह हुई कि भारत पे टैरिफ लगा दिया, जो भारत के अंदर तमाम इंडस्ट्रीज चल रही थी, जिनका निर्यात होता था, पैसा आता था, उनको रोजगार मिलता था, वो बर्बादी की दिशा में ले आए। यदि आप एक बार बताइए, जहां पे 1%, 1.5% हमें टैरिफ देना पड़ता था, यदि मतलब रियायत भी दे दी ट्रंप ने, हम कहते हैं पूरी रियायत दे दे, 15% पे भी आ जाए, तो 15% में यानी फिर वो कंपनियां कम से कम 30% लोगों को नौकरी से निकालेंगी। और किसी भी बिजनेसमैन से पूछ लीजिए, वो यही करता है, जो खर्चा आता है उसका वो डबल जो है निकालने का काम करता है कि उससे काम चल जाए। बराबर, सब वही होता है कि वो खर्चे उस ढंग से वो करता है। तो आप देखिए, भारत के अंदर नौकरियां जाने का हो गया, और भारत के बाहर जो आप नौकरी कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो टोटल 7 लाख इंडियंस हैं, जिनमें जो मेजर प्रभावित होंगे वो 3.5 से 4 लाख के आसपास। और वो सीधे ट्रंप ने खुद कहा कि 40,000 आज ही निकाल दिए गए हैं, इसकी हमें सूचना आई। अब आप सोचिए, तो उस स्थिति में एक दिन में 40,000 लोग, भारत में अभी आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, जो टीसीएस है, इसके अलावा ये रिलायंस, और ये सब मिला करके 1 साल के भीतर 1 लाख के करीब नौकरी से इन्होंने निकाल दिया है। अब आप बताइए, आप दे कुछ पा नहीं रहे, छीनने की स्थिति में सब, और डंका बज रहा है। सब कैसा डंका बज रहा है आपका? अब आप देख लीजिए, चलिए ये तो हमने H1B वीजा की बात की, इसके अलावा स्टूडेंट्स जो जाते थे, उनकी फीस और उसका वो होता था, वो जिस तरह से बढ़ा है। पहले भारत के बच्चों को छूट मिलती थी, वो छूट खत्म हो गई सारी। इसके बाद में जो वहां जाके रोजगार करने और सब कुछ करने की छूट मिलती थी, वो खत्म हो गई। अब नस्ली भेद शुरू हो गया है, भारतीयों के खिलाफ हमले हो रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। अभी 2 लोग हमारे यहाँ पंजाब के ही मार दिए गए, हत्या कर दी गई, सामने है। ब्रिटेन में भी यही स्थिति पैदा हो गई, अभी वो लड़की के साथ में गैंगरेप किया और फिर सब कुछ करके, और जिस तरह से किया, वो सिख लड़की। इस तरह से तमाम जो चीजें पैदा हुई हैं दुनिया के देशों में, एक नहीं। ऑस्ट्रेलिया का आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में मेरे एक मित्र हैं, वो फैमिली के साथ वहां शिफ्ट हुए थे, वो बता रहे हैं कि हमें आए अभी 6 महीने नहीं हुए, और हालत ये है अब यहाँ पे इतना ज्यादा खिलाफ हो गए कि हम लोगों के लिए खतरा है। अब हमें ये लग रहा है कि हमने सही डिसीजन लिया कि गलत किया। हमने तो अपना सब कुछ बेच बाच के और वो करके हम यहाँ आए कि अब तो आना नहीं है, शिफ्ट हो गए, और यहाँ ये हालत है। आप देखिए कौन सा देश, और वो भी मित्र, वो वहां का भी प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हाँ, हम मोदी हमारे बड़े मित्र हैं। इसमें एक सप्लीमेंट कर दूं। मोदी जी जब वहां गए थे, तो मोदी मोदी के नारे लगाने वाले लोग वहां पर जो थे, हिंदूवादी संगठनों के, वो एक और थे, और बाकी जो दूसरे जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो खालिस्तानवादी थे। यानी वहां भी उतना ही अपने लोगों में ही विरोध हो रहा है, बाकी तो वहां के लोगों से हमारा विरोध, हमारे लोगों के साथ तो विरोध होगा ही होगा। मैं यही कह रहा हूं सर। एक बात बताइए, पाकिस्तान के लोगों का विरोध नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी चीज देखिए, वहां स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं हो रहा है। पाकिस्तान जो सचमुच आतंकी कंट्री भी है और भी तमाम तरह से बुरा है, सब कुछ है, लेकिन वहां के प्राइम मिनिस्टर ने इतना टैक्टफुली, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है, सीधे बात कर लेता है, उसे किसी दुभाषिए की जरूरत नहीं है। आपका जब कम्युनिकेशन बेहतर होगा
तो आप बेहतर, यदि आप एक बात बताइए, मुझे गुजराती अच्छी आती होती तो शायद मैं और बेहतर डिफाइन करता और आपके दर्शकों के साथ सीधे संवाद बनाता, लेकिन मैं गुजराती नहीं बोल पाता हूं, मुझे नहीं आती है। आपके सहयोग से मैं थोड़ा बहुत समझ लूं नहीं तो मुझे तो नहीं आती। अब मुझे गुजराती हिंदी समझते हैं, गुजराती हिंदी समझते मैं हैं। ये कह रहा हूं कि मोदी जी को अंग्रेजी नहीं आती है। नहीं, मैं दूसरी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं सरल भाषा में, कि अब आप एक बात बताइए, जो बहुत ट्रेडिशनल है, जिसे गुजराती ही सदैव रहा है, उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो और हमारा कम्युनिकेशन उतना नेचुरल नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। अब राजीव जी जाते थे, इंदिरा जी जाती थी, मनमोहन सिंह जाते थे, पंडित नेहरू जाते थे, ये लोग जो कम्युनिकेशन करते थे सीधे संवाद बनाते। क्यों? हर बात खुद करना, अकेले में भी यदि करनी है तो कर सकते थे, क्योंकि उन्हें दुभाषिए की जरूरत नहीं थी। लेकिन इनकी स्थिति ये है कि साहब उसके बिना तो एक चल नहीं सकता, और उस चक्कर में उसमें भी आधी चीज समझ पाते हैं, हंसी का पात्र भारत को बना देते हैं। लोग यही अब समझ गए हैं। ब्रिक्स इज डेड कहा जब ट्रंप ने, तो इनके पास कोई कहने को उत्तर ही नहीं था, हालांकि दुभाषिए तो दो थे वहां। जी, मैं यही कह रहा हूं कि इनकी स्थिति यह है कि जब तक इनका दिमाग में समझ में आए तब तक खेल हो चुका होता है, भारत बेइज्जत हो चुका होता है। साहब देखिए, प्राइम मिनिस्टर हमारा ऐसा होना चाहिए जो वर्ल्ड को एड्रेस कर सके, जो समझता हो इंटरनेशनल रिलेशन को, जो सिर्फ एक संस्था, एक उसका एजेंट ना हो। नरेंद्र मोदी के लिए मैं बार बार बताता हूं, 93 में वो सीआईए के ट्रेनिंग कॉलेज से ट्रेनिंग करके आए, और साहब सीआईए की ट्रेनिंग यानी सीआईए जहां एजेंट तैयार करता है, तो जहां से फ्यूचर लीडरशिप का वो ट्रेनिंग दे के अपने मुताबिक लोगों को ढाल के भेजता है, वो है। और दूसरा आरएसएस के प्रशिक्षित, तो दो करेला और नीम चढ़ा, तो साहब दोनों बर्बादें करेंगे, दोनों एक ही तरह की स्थिति। चलिए आता हूं मैं उसमें एक और जोड़ दूं, आप आगे बढ़े उसके पहले। फ्रांस के मैक्रोन के साथ में जिस प्रकार से वो एंकर जो थी वो हिंदी में बोल रही थी, साहिबा आलम वो अंग्रेजी में बोल रहे थे, उसने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है, वो हिंदी में बोल रही थी, वो बोली समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब हिंदी में बोलो ना, वो हिंदी में बोल रही थी। मैं यही कह रहा हूं, बिहार जाते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं, और और दूसरी कंट्रीज जाते हैं तो हिंदी बोल रहे हैं। सब ये स्थिति, चलिए छोड़िए, मैं कहता हूं जिस भी भाषा में आप बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं करनी चाहिए। अब आप देखिए, परसों सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कई टीवी चैनलों को नोटिस जारी किया कि आपके चैनल पे जो चर्चा होती है उसमें उर्दू शब्दों का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये। अब कल नरेंद्र मोदी कथित तौर पे देश को संबोधित कर रहे थे, और उसमें कितने वर्ड उर्दू के बोले हैं आप देख लीजिए, खुद समझ में आ जाएगा। अब मैं आता हूं, कल नरेंद्र मोदी जो बोले हैं वास्तव में भारत के लिए शर्मनाक है। वो इस तरह से संबोधित कर रहे थे जैसे एक मार्केटिंग एजेंट अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग करता है। आप देखिए, तमाम सारे जो औद्योगिक घराने हैं, दूसरे हैं, उनसे विज्ञापन दिलवाया गया पहले, थैंक यू मोदी। अरे भाई, जीएसटी लगाया किसने? 8 साल इस देश को लूट के बर्बाद किया किसने? आपने। राहुल गांधी ने तो उसी दिन कहा था ये डिजास्टर साबित होगा, और उसके बाद में 8 साल बाद आपको राहुल गांधी की बात समझ में आई, और फिर अपने आप को थैंक यू। तब जीएसटी आपने लगाया था, सरकार का डिसीजन था। अब जीएसटी का जो सुधार हुआ है वो जीएसटी काउंसिल का डिसीजन, वो प्रधानमंत्री का डिसीजन नहीं है। आप याद करिए, जीएसटी काउंसिल ने पीछे एक ट्वीट किया और उसी में कहा था
कि जीएसटी को लेकर के कोई भी फैसला काउंसिल ले सकती है, कोई लीडर नहीं ले सकता। तो यानी आप सिर्फ जबरदस्ती के अपने वो लेते हैं, चलिए छोड़ दीजिए मैं आता हूं। अब आप देखिए, डॉलर को लेकर के तमाम बातें कहते जा रहे, रुपया क्या हो सकता है, ये आज स्थिति क्या हो गई, डॉलर कहां पहुंच गया और रुपए की क्या गर्त हो गई। भारत की इज्जत जो होती थी, चाहे भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग हो, चाहे भारत के वैसे रैंकिंग हो, वर्ल्ड लेवल पे जो सम्मान है, फ्रीडम इंडेक्स है, सब में भारत गिरता चला गया। भारत की वास्तव में डेड इकोनॉमी हो गई, क्योंकि असली में भारत में कोई प्रोडक्टिव इकोनॉमी तो है नहीं। आज कहीं वो आ नहीं रहा। टैक्स के बूते अकेले कैसे जनता से खून की तरह से चूसने का सिर्फ बचा है, उससे हो रहा है। और इन सब पैसे से खुद नरेंद्र मोदी जो करते हैं यासियां, वो सबके सामने है भाई। हम वो भी स्वीकार करने को तैयार है। चलिए, हमारे आप प्रधानमंत्री, हम बर्दाश्त कर ले। दूसरों को आप गाली देते थे, वो तो कभी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन आप कर रहे हैं, हम वो भी स्वीकार कर लेंगे। देश का तो भला हो। तो देश का भला किसका? युवाओं को रोजगार नहीं, लड़कियां सुरक्षित नहीं, आदिवासियों की जल जमीन जंगल कब्जा आप कर रहे हैं, गरीबों को जो आप कहते थे कि वो करेंगे समृद्ध, समृद्ध तो नहीं किया, उन्हें भिखारी जरूर बना दिया, 5 किलो अनाज पे खड़ा कर दिया। प्रति व्यक्ति आय की स्थिति क्या है? दुनिया के देशों में देखेंगे तो 100 देशों की भी लिस्ट में आप नहीं दिखाई देते। आप कहते हैं कि आप वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी है, ये चौथी इकोनॉमी है, तो साहब आइए फिर हमारे यहाँ के लोगों की आमदनी क्यों नहीं है? यदि आप कहते हैं भारत के लोगों के भले के लिए आप पेट्रोल डीजल सब रसिया से खरीद के भारत को मुनाफा दे रहे हैं, तो भारत को तो एक पैसा मुनाफा नहीं, भारत के किसी व्यक्ति को फायदा नहीं। वो फायदा तो सिर्फ 2 पूंजीपतियों को है, अडानी अंबानी। और इसके बाद आप देखिए कि इन्होंने इन सब कारणों से जिस तरीके से निर्भरता, भारत को निर्भर बना दिया। कहते हैं आत्मनिर्भर बनाओ, खुद का पेन इटली का, चश्मा इटली का, पेन कहीं का, जो है उसके अलावा कपड़े कहीं के, सूट कहीं का, जूते कहीं के, गाड़ी कहीं की। तो खुद तो सब कुछ विदेशी पहनते हैं, यूज करते हैं, दूसरे को स्वदेशी बता रहे हैं, मेड इन इंडिया। और मेड इन इंडिया क्या है, इसका उदाहरण देख लीजिए। वही आईफोन जो भारत में अब बन रहा है, भारत में अमेरिका से 16,000 रुपए महंगा है, 16,000 नहीं, 16-17% महंगा है। अब आप देखिए 16-17% मतलब यदि 1.5 लाख का है तो आपका जाके पड़ गया। तो ये हालत कर दी है इन्होंने। और वो भी असेंबल है, ये भी असेंबल है, इट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। यस, चाइना का प्रोडक्ट है, चाइना से सारा आ रहा है माल और यहां असेंबल हो रहा है, और उसके बाद में जा इंडिया में आज कुछ नहीं बन रहा है। मेरे एक मित्र हैं, उनका फर्नीचर का बड़ा काम है। मैंने पूछा तो उनका, भाई साहब अब कुछ नहीं, अब तो ये भी सुविधा चाइना देता है कि हम जो कंटेनर भेजेंगे उसमें आपका वो भी लिख के भेज देंगे। तो हमें तो अब, पहले हमें अपनी फैक्ट्री में यही करना पड़ता था, माल आने के बाद में मेड इन इंडिया चिपकाना पड़ता था। कहा वो भी नहीं, वो भी वो करके भेज दे रहा है, उठाओ और ले जाओ और सप्लाई दे दो। व्हाट अ शेम। अब ये स्थिति है। अब इसी तरीके से कुछ और चीजें देखने को मिल रही। आप ये देखिए, देश के अंदर आप एजुकेशन सही दे नहीं पा रहे हैं, कितनी महंगी हो गई है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं पा रहे हैं, बद से बदतर हालत है। उसके बाद में युवाओं के लिए, बच्चों के लिए कोई भविष्य नहीं है आज। अब ये लगता है बच्चों का करेंगे क्या। मैं सच बताऊं, मैं खुद बहुत चिंतित हूं इस समय। मैं अभी 1 साल पहले तक तो बड़ा वो था कि चलो कोई नहीं, इंडिया छोड़ो, बच्चियों को मैं यहां भेज दूंगा और वहां पे जो अपने लोग हैं वो बेहतर ढंग से हो जाएगा। अब तो लगता है भैया कहां भेज देंगे।
वहां भी नहीं है। जो मैंने सोचा था चलिए जो कुछ प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेच के और ऐसे करके ये कर देंगे, आज तो वो भी नहीं लग रहा है कि मैं उन बेटियों को सुरक्षित दे सकूं। भारत के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू इतनी गिरा दी है कि बेइज्जती होती है। आप देखिए जाके जिस तरह की हालत हो रही है आजकल एयरपोर्ट्स पे, जी तो जिस हालत में लाके खड़ा किया, तो न देश के अंदर अच्छा, फिर आप देखिए देश की सीमाओं पर कहीं पाकिस्तान अतिक्रमण कर रहा है, कहीं चीन कब्जा कर रहा है, कहीं बांग्लादेश वो कर रहा है, कहीं कोई कर रहा है, और आप कह रहे हैं हिंदू हिंदू। अरे भाई, हिंदुओं की सबसे बुरी दशा तो आपने करी है। और जो तथाकथित मुस्लिम या और जो कहें आपने आतंकी, तो वो आपके हैं भाई साहब, वो आतंकी आपने खड़े किए हैं। कन्हैया लाल हत्याकांड आप देख लीजिए, राजस्थान का जो हुआ था टेलर का, वो करने वाले कौन? भाजपा के। आप भाजपा के। जो है पहलगाम में जो पकड़े गए थे, याद करिए, अमरनाथ यात्रा के दौरान बम विस्फोट करने की साजिश करने वाले, वो भाजपा के। साहब पालघर में जो पकड़े गए थे, वो भाजपा के। सब तो आप ही के हैं। आपने तो वही किया है 1948 में, जो 14 मई 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चिट्ठी लिखी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसमें यही कहा था कि ये इस तरह के लोग तैयार करेंगे जो या तो कुछ मुस्लिम होंगे या मुस्लिम जैसे होंगे, जिन्हें लालच के साथ खड़ा करेंगे, और वो आकर के कुछ हिंदू चेहरे खड़ा करेंगे और उसके बाद लड़ाई करवाएंगे, दंगे फसाद कराएंगे और लोगों को मरवाएंगे। और यही घटना 15 मई 1948 को हो गई, जो उन्होंने चिट्ठी में लिखी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सचेत किया। जी तो सारी साजिशें ये आज से नहीं रच रहे हैं। मुस्लिम लीग के साथ मिलके जिस तरह करते थे, तो इन्होंने देश भी बर्बाद किया, देश की सीमाएं भी बर्बाद की, देश का आर्थिक विकास रोक दिया, देश के लोगों को बर्बाद किया, रोजगार नहीं है। किस चीज में भारत अच्छा है भाई? कहां डंका बज रहा है? डंका बर्बादी का बज रहा है। बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। आप एक चीज सोचिए, एनसीआरबी का अभी तो ये डेटा ही नहीं 3 साल से दे रहे हैं। जो 3 साल पहले डेटा आया था, उसके मुताबिक हर 4 मिनट में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, हर 4 मिनट। अब एनसीआरबी का नरेंद्र मोदी की सरकार का डेटा है साहब। अब जब इतनी बुरी स्थिति हो, तो आप बताइए आप क्या कहेंगे? और वास्तव में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का कहता है मानवाधिकार आयोग, वो ये कहता है कि भारत में 10 गुना मामले ऐसे होते हैं जिनमें एफआईआर ही दर्ज नहीं होती। यानी यदि ओरिजिनल देख लेंगे तो शायद हर मिनट में 100 लोग मर रहे हो। तो ये दशा है आज भारत की। और जब ये दशा होगी, निश्चित रूप से चिंताजनक है। किसान मर रहा है, कहीं वो हो रहा है, कुछ मतलब किसी चीज को आप छोड़ ही नहीं रहे। ये करके आप बना क्या रहे हैं? कौन सा भारत आपने? आज भारत की स्थिति ये हो गई, चंद लोगों का एक भारत है, जो 1% लोग हैं देश के, वो इस देश की सारी संपत्तियों पे कब्जा किए हुए हैं, पैसे पे कब्जा है, और बाकी जो 99% है वो मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं। उनमें 9% लोग ताली थाली और वो सब बजा के वो हो रहे हैं, और 90% लोग पीड़ित। यह भारत बनाया तो स्वाभाविक सी बात है, ना घर का रखा है, ना घाट का रखा है, कहीं का नहीं रखा है। आज देश को बर्बादी में ढकेल दिया साहब। इससे ज्यादा बुरी स्थिति नहीं हो सकती। हमें सोचना होगा कि बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है, क्या जा रहा है। कांग्रेस को गाली देना आसान है। आप एक चीज देखिए, मैं आपके साथ बैठने के पहले यूपी काडर के एक आईपीएस रिटायर हुए, पहले पीपीएस थे। मेरे फादर भी जिस तरह से प्रमोट होके बने थे, वैसे ही वो भी बने थे, तो पारिवारिक जैसे रिश्ते थे। आज उनसे सुबह बात हो रही थी। आप उनकी दशा देख के मुझे लगा किस तरह की बात करते हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें कांग्रेस ने नौकरी दी, मुफ्त में नौकरी दी, बगैर किसी सिफारिश के नौकरी दी, कहीं जाना नहीं पड़ा, और इतना बेहतरीन उन्होंने उपभोग किया, ऐश मारी। और आज वो बैठ के वो झूठ प्रसारित कर रहे हैं जो मोदी फैलाता है। देख के मुझे तरस आता है। ये लोग पढ़े लिखे हैं,
मुझे सबसे ज्यादा तरस तो उनपे आता है। ये लोग आज देश पे बोझ बन गए हैं, मैं सच बता रहा हूं। कांग्रेस की दी हुई पेंशन से ऐश मार रहे हैं, कांग्रेस के दिए हुए उस इंफ्रास्ट्रक्चर से जो सस्ती दरों पे प्लॉट मिल गए थे, घर बना लिया, अच्छे अच्छे घर बना लिए, सब कुछ कर लिया, वो सब चीजें आज आप देखिए किस स्थिति में ला खड़ा कर दिया। जिन इंस्टीट्यूट में पढ़े वो कांग्रेस के बनाए, जो भी कुछ वो किया कांग्रेस के बनाए, उसके बाद हिंदू मुस्लिम और न जाने क्या क्या कहते हैं। मैं तो बड़ा अचंभित हूं कि जिस तरह की बात होती है। वो कहते हैं कि कांग्रेस के लीडर्स कहते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत को यदि मिल जाए तो बहुत बड़ी वो हो, तो इससे तो भारत बर्बाद हो जाएगा, यहां मुसलमानों का राज हो जाएगा। एक अरे तरफ तो आप कहते यही तो अजय जी आरएसएस के चीफ कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, वही कह रहा हूं, वही वो दोहरा रहे। लोग समझते नहीं है। तो सर एक बात बताइए, अखंड भारत की बात किसने करी थी? यही करते थे। तो फिर जब अखंड भारत की बात आती है तो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं होना। देखिए ये इस बात का सबूत है कि इस देश को टुकड़े टुकड़े यही कराते रहे, इन्होंने ही कराया। सही बात। ये इस बात का सबूत है। तो यूं देश को कर दिया है, देश के बाहर न भारत की इज्जत रह गई, न देश के अंदर रह गई। भारत का प्रधानमंत्री अपना बस, अरे भैया अवार्ड पाने से देश का सम्मान नहीं बढ़ता है। अवार्ड तो आदमी आपको इसलिए देता है कि अच्छा इसे हमें मैनेज करना है, ठीक है, इनको सम्मान कर दो, सम्मान कर दो। आप देखिए अपने यहां ही देख लीजिए, जो बिजनेस कम्युनिटी है वो देखती है जिससे किससे बेनिफिट हो सकता है, उस अफसर को साला कैसा भी हो उसको उठाएंगे, हाँ सम्मान कर दो। वो जानते हैं मूर्ख है, इसको बस कर लो, बाकी कर लेंगे हम। तो ये लूटने का तरीका होता है, यही नरेंद्र मोदी ने किया है। जी सर ये सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है, यानी हम इतने परेशान हैं, पूरा देश और जनता परेशान है, मगर शासन जिस प्रकार से छाया हुआ है, ग्रीप में लिए हुए हैं, मानसिकता बदली हुई है। जिस प्रकार से गंगा जमनी तहजीब की बातें हमारे यहाँ हुआ करती थी वो खत्म करने की बात हुई है, और जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम करके खुले तौर पर लोकसभा के चुनाव में पिछले साल जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये प्रचारित किया और लोगों ने उसको नकारा है, ये समझ नहीं रहे हैं कि उनको नकार दिया है, फिर भी ये सत्ता पर बने रहने के लिए ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी बने हुए हैं। मेरे ख्याल से देश का कोई डंका बाहर न बज रहा है, न देश में बज रहा है। आपके साथ मैं सहमत हूं। आपने हमारे साथ जुड़कर हमारे दर्शकों को भी जिस प्रकार से लाभान्वित किया ये एनालिसिस में, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।